आज हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे, यानी कि संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ और किस तरह से संविधान का निर्माण होने के बाद उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, भारत के संविधान की चर्चा करेंगे, तो किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसमें हम 3 हिस्से में इसका अध्ययन करेंगे। पहला जो पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि भारत में संविधान निर्माण के बारे में किन किन लोगों ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया, यानी इसकी डिमांड की, और कैसे इसमें प्रगति हुई। फिर हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, यानी कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे थी, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसने काम कैसे किया। तो पहले तो ये 3 चीजों को समझ लेते हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से कमिटीज का फॉर्मेशन किया, यानी समितियों का गठन किया। उन समितियों ने किस तरह से अपने प्रस्ताव, अपने संशोधन या अपनी जानकारियों को संविधान सभा में रखा, और संविधान सभा ने किस तरह से पूरे संविधान को प्रारूप समिति के माध्यम से, यानी फॉर्मेट कमिटी के माध्यम से उसको संग्रहित करके, संगठित करके उस संविधान को अल्टीमेटली क्रियान्वयन के स्तर तक लाया। इन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के मांग की शुरुआत कैसे हुई। तो आप जानते हैं कि जब भारत गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते थे, यानी कि 1909 का, 1909 का आया, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर 1935 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। और इन सब का मकसद क्या होता था? इन सब का पर्पस यही होता था कि भारत में शासन चलाने का तरीका क्या होगा, नियम कानूनों का पालन किस तरह से होगा, और इस तरह से भारत में भारतीय लोगों को, यानी जो इंडियन उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो राजनीतिक दल थे, उनको ये समझ में आया कि अगर भारत को हमें स्वतंत्रता हासिल करनी है, अगर इंडिया का इंडिपेंडेंस हासिल करना है, तो हमें एक संविधान का प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। और संविधान का प्रारूप तैयार करना है तो वैसे तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए हमें एक सभा चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरह से व्यवस्था की जाए कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय हैं, उन सबका उसमें प्रतिनिधित्व हो, तभी संविधान की मान्यता वास्तविक रूप में स्थापित हो पाएगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के संविधान के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। लेकिन गठन से पहले देखिए क्या क्या घटनाक्रम होता है। सबसे पहली चीज ये है कि 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार एमएन रॉय, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट थे, रिवॉल्यूशनरिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले रखा कि अगर हमें भारत में हम स्वतंत्रता हासिल भी कर लें, हम इंडिपेंडेंट भी हो जाए, तो हम देश को चलाएंगे कैसे। तो इसके लिए हमें एक संविधान की जरूरत है, और वो संविधान हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान में रखिए कि संविधान सभा के गठन का विचार एमएन रॉय के मस्तिष्क की उपज थी। और यहां पर जब ये विचार आया, तो फिर इसके 1 साल बाद ही 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग रखी। 1935 में, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बात बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है कि हम संविधान का निर्माण करें, और संविधान के निर्माण के लिए हम संविधान सभा का गठन करना चाहते हैं। We want to make constituent assembly to frame Constitution of India. And firstly in 1934, Constituent Assembly formation, the thought came in the mind of M.N. Roy. तो ये 2 शुरुआती विचार है, इसको ध्यान रखिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर
संविधान निर्माण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, we will frame the constitution, और उस संविधान निर्माण के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो संविधान सभा होगी, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हम चुनेंगे। यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा हम संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसी बात, ऐसी महत्वपूर्ण बात जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी कि भारत संविधान सभा का निर्माण करे और संविधान सभा के माध्यम से भारत के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान बनाया जाए। फिर और आगे देखते हैं। अब 1940 में, चूंकि जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव उस समय बहुत ज्यादा था, तो 1940 में जो अगस्त प्रपोजल आया, अगस्त प्रस्ताव, उस अगस्त प्रस्ताव में नेहरू जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है, आप चाहते हैं तो वयस्क मताधिकार के आधार पर आप संविधान सभा का निर्माण करिए और संविधान को बनाइए। तो अगस्त प्रपोजल के माध्यम से ये एक बार फिर से चर्चा में आ गया 1940 में। लेकिन हुआ ये कि अगस्त, अब ये जो टाइम चल रहा था 1940 का, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध जारी था 1939 टू 1945। तो इसीलिए अगस्त प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं रह गया और इसका कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। तो 1942 में जाकर के एक बार फिर से ये चर्चा में आया। तब तक 2 साल और निकल गए। स्टेफोर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव लाया, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसको क्रिप्स प्रपोजल भी कहते हैं हम लोग। क्रिप्स प्रपोजल ने यह प्रस्ताव लाया 1942 में कि भारत के लिए एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो क्रिप्स ने भी इस चीज को रेखांकित किया, अंडरलाइन किया कि भारत के शासन को चलाने के लिए उनका एक स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। मतलब अब ये रिकॉग्नाइज्ड हो गया कि भारत का संविधान बनना चाहिए। देखिए, अभी तक हम लोग संघर्ष कर रहे थे। एम.एन. रॉय ने थॉट दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा कि भाई हमें संविधान हम बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम बनाएंगे कैसे, तो हम वयस्क मताधिकार से चुन करके संविधान सभा बनाएंगे। 1940 में जो ब्रिटिश सरकार ने जो अगस्त प्रस्ताव भेजा भारतीयों को खुश करने के लिए, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उसमें उन्होंने वो संविधान सभा के निर्माण की बात और संविधान निर्माण की बात को स्वीकार भी कर लिया, तो रिकॉग्नाइज भी हो गया। फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा उन्होंने कि भाई ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप लोग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। अब इससे भी पर्पस पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग की एक ही मांग थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मतलब नहीं, हमें संविधान बनाने से मतलब नहीं, आप तो मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री बना दो, एक अलग डिसाइड कर दो कि ये मुसलमानों के लिए एक अलग देश होगा और ये एक अलग देश होगा भारत। यानी कि हमें किसी भी तरह से एक ज्वाइंट, यानी एक कंट्री के रूप में जो उस समय भारत यानी इंडिया था, उससे अलग हमारा अस्तित्व होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने सीधा सीधा इसका अपोज कर दिया क्रिप्स प्रस्ताव का, और जिसके कारण संविधान सभा उस समय गठित नहीं हो पाई। फिर एक प्रपोजल आया कैबिनेट मिशन, है ना। 3 लोग थे इसमें कैबिनेट मिशन में, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस। अब ये जो कैबिनेट मिशन था ये बहुत महत्वपूर्ण था, 1946 में आया, और इन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से मुस्लिम लीग को भी समझाया, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी समझाया, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो उनका प्रस्ताव था उसको उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाइए, संविधान सभा तो बनाइए, और संविधान सभा अगर आप बना लेंगे जिसमें मुस्लिम लीग का भी योगदान होगा, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लोग होंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आप एक संविधान बना के देखें, अगर फिर प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा। और उस समय मुस्लिम लीग काफी हद तक कैबिनेट मिशन से सहमत हो गई। परिणाम ये हुआ कि बात आगे बढ़ गई। तो यहां पर पहला फेज
खत्म हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मेशन का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फेज ये हो गया, यानी कि पार्ट ए में मैंने आपको ये बताया कि डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से मुस्लिम लीग को मनाए जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को तय कर लिया गया कि अब हम संविधान सभा का गठन करेंगे। अब संविधान सभा का गठन कैसे होता है इस पर बात करते हैं। तो दूसरा हिस्सा आ गया कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई 389। टोटल नंबर्स कितने तय किए गए? 389, क्योंकि उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग उसी के आसपास थी, यानी कि 40 करोड़ या 39-40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। और कैबिनेट मिशन में ये तय किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। ऑन 10 लाख पॉपुलेशन 1 रिप्रेजेंटेटिव इज रिक्वायर्ड। उस कैबिनेट मिशन में ये उल्लेख किया गया था। तो संविधान सभा का गठन का आधार क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिशन प्रपोजल। यानी भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव पर हुआ? तो आपका जवाब होगा कैबिनेट मिशन प्रपोजल के ऊपर हुआ। यानी कि कैबिनेट मिशन के आधार पर, यानी उन्होंने जो जो बातें बताई, कैबिनेट मिशन का अलग से टॉपिक पढ़ सकते हैं अपन, लेकिन यहां पर आप ये समझ लीजिए कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 निर्धारित हुई। तो 389 जो निर्धारित हुई, देखिए उसके दो हिस्से हो गए। 296 सीट्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स फ्रॉम देसी रियासत। ठीक, 296 सीट, 296 सीट्स कहां से आएंगे? ब्रिटिश इंडिया, यानी कि उस समय जिन जिन प्रांतों में ब्रिटिश सरकार यानी गवर्नर्स होते थे, गवर्नर यानी ब्रिटिश गवर्नर होते थे, उन ब्रिटिश गवर्नर वाले जो भी प्रांत होंगे, प्रोविंसेस होंगे, वहां से कुल चुन के आएंगे 296। और जहां पर ब्रिटिश गवर्नर नहीं होते थे, यानी जहां पर राजा का शासन होता था या वहां पर स्थानीय कोई शासक होता था, उनके माध्यम से चुन के आने वाले लोगों की संख्या होगी 93। तो इसे याद रखना है कि टोटल जो संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई कैबिनेट मिशन के तहत 389, 296 सीट्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स फ्रॉम द देसी रियासत। और इस 296 में भी दो हिस्से हैं। 296 में 292 members from 11 governor provinces and 4 from कमिश्नरी प्रोविंसेज। जो 11 गवर्नरी प्रोविंसेज होते थे, जहां 11 उस समय प्रोविंसेज थे जहां पर गवर्नर होते थे, 11 ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पर गवर्नर होते थे, तो उनसे चुन के आएंगे कितने? 292। और 4 ऐसे होते थे जो कमिश्नरी प्रोविंसेस कहलाते थे, यानी कि वहां पर कमिश्नर होते, जो ब्रिटिश कमिश्नर होते थे, जैसे यूनियन टेरिटरी होते हैं आजकल, वैसे उस समय में 4 ऐसे कमिश्नरी प्रोविंसेस होते थे। और वहां से जो थे, वहां से 4 मेंबर्स को चुने जाने की व्यवस्था की गई थी। तो 292 मेंबर्स फ्रॉम 11 गवर्नरी प्रोविंसेस एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम कमिश्नरी प्रोविंसेस। तो टोटल हो गया 296। और आपको पता ही है 93 कहां से आएंगे? देसी रियासतों से, यानी जहां पर देसी शासक हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तो इस तरह से संविधान निर्माण के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी कुल संख्या 389 तय हो गई। और ये संख्या तय होने के बाद ये भी तय कर दिया गया कि कितने ब्रिटिश प्रोविंसेस से और कितने देसी रियासत से आएंगे। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑन 1 सीट फॉर 10 लाख पॉपुलेशन। वो तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान में। अब जब ये सीटों का आवंटन हुआ तो ये बात आने लग गई कि भाई यहाँ तो हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और अगर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो फिर तो ये मुस्लिम, सिख और दूसरे कम्युनिटीज के लोगों को तो प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलेगा। तो संविधान सभा में अगर प्रतिनिधित्व उनको नहीं
नहीं मिला तो फिर तो ये होगा कि संविधान में उनका ही वर्चस्व रहेगा, यानी हिंदू कम्युनिटी का वर्चस्व रहेगा। तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई। कहा गया कि सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में, जिस समुदाय की जितनी जनसंख्या होगी उनके अनुपात में ये सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो इसमें मेनली दो बनाए गए, मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम और सिख कम्युनिटी के लिए सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय कर दिया गया कि भाई मुस्लिमों की सीट इस संविधान सभा में इतनी होगी, सिखों की इतनी होगी, जो इलेक्शन होगा उसमें उतनी सीट उनके लिए निर्धारित रहेगी, उतने पे उनकी कम्युनिटी के लोग प्रतिनिधि को चुन के भेज सकते हैं, और बाकी मुस्लिमों और सिखों को छोड़ के जो सीटें होंगी वो जनरल सीट्स कहलाएंगी। वो जनरल सीट पर बाकी लोग चुने जाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ, अब ये चुनाव कहाँ हुआ, ये भी कई बार कंफ्यूजन रहता है लोगों को। देखिए, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय, जैसा कि पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था कि हम एडल्ट फ्रेंचाइज से चुनेंगे संविधान सभा को, वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि बहुत जल्दी थी। जल्दी इसलिए थी क्योंकि किसी न किसी तरह से हमें स्वतंत्र होना था और ब्रिटिश सरकार को ये दिखाना था कि हम संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी एक नेहरू प्रस्ताव में ये बात हो चुकी थी। जब मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव तैयार किया था तो उसमें ये बात हो चुकी थी कि भारतीय तो अपना संविधान बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें आपस में ही कम्युनिटीज के बीच इतना झगड़ा, इतना लड़ाई है कि वो कोई संविधान तैयार नहीं कर सकते। तो हमें ये साबित करना था कि हम अपना संविधान सभा का गठन भी कर सकते हैं और संविधान भी बना सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी जल्दी ये की गई कि उस समय जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, थोड़े समय पहले ही प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1946 में ही, तो उस समय जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, यानी प्रांतों में जो लेजिस्लेचर था, प्रांतीय विधायिका जो थी उस समय में, तो उन्हीं में से प्रतिनिधियों को चुना गया। और चुनने का तरीका यही रखा गया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने सदस्य होंगे उन सदस्यों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से सदस्यों को चुना जाएगा। यानी कि हर एक प्रांतों से, यानी सभी प्रोविंसेस से जितने भी जो भी राजनीतिक दल थे, मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, बाकी राजनीतिक दल थोड़े छोटे छोटे थे, तो ये तय कर दिया गया कि जो भी राजनीतिक दल उन प्रांतों में हैं उनके सदस्य की संख्या के अनुसार और साथ ही साथ एकल संक्रमणीय प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है या जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर होता है। तो वो जब उस टॉपिक पर जाएंगे हम डिटेल में भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर जब आप संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं तो उस समय भी यही तय किया गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर जो भी प्रोविंसेस में, अब प्रोविंसेस से मतलब क्या है कि जहां पर गवर्नर है, ब्रिटिश गवर्नर है, वो और जो कमिश्नरी है वही होगा, क्योंकि वहीं पर वही जो थी लेजिस्लेचर था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर उन्हीं जगहों पर था। जो देसी रियासत थे वहां तो थे नहीं, देसी रियासत में तो राजा थे, वहां चुनाव होते नहीं थे, तो वहां से तो 93 ऑलरेडी चुन के आने थे और 296 जो थे वहां से ये चुनाव चुन करके लोगों को भेजना था। तो वो प्रांतीय विधायिकाओं में जो उस समय के सदस्य थे उन्होंने ही अपने में से ही इन कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए, यानी मुस्लिम, सिख और जनरल को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को चुन करके कहां भेजा? संविधान सभा में भेजा। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये बात दिमाग में रखिए कि संविधान सभा के गठन के लिए कोई एकदम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ। चुनाव उसी तरह से हुआ जैसे कि आजकल राज्यसभा का चुनाव होता है। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ये कोई
प्रामाणिकता वाली बात नहीं है, केवल एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, क्योंकि इसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। और उस समय जब संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों को चुना जाना था तो भी यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। तो हर एक प्रांत से, सभी जितने भी उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, वहां से मेंबर्स चुन करके आए, और वो मेंबर्स जो चुन करके आए उनमें मुस्लिमों को, सिखों को और बचे हुए जनरल, अब जनरल में बाकी सभी लोग थे, उनमें कुछ महिलाएं भी थी, उसमें कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोग भी थे, अनुसूचित जाति के लोग भी थे, इसके अलावा और भी जो कम्युनिटीज थे। तो कोशिश ये की गई कि सभी कम्युनिटीज के लोग वहां तक पहुंचे। और एक जगह चर्चा के दौरान ये पता चलता है कि उस समय जितने भी वो लोग जो उस समय सम्मानित लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, लगभग सारे लोगों को संविधान सभा में भेजा गया। केवल एक गांधी जी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे। तो लगभग जितने भी प्रतिष्ठित मेंबर थे लगभग सभी लोग पहुंच गए थे। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला था, 15 सदस्य जो थी इनमें महिलाएं थी। तो आगे बात करेंगे अपन इनमें, लेकिन ये चीज यहां पर क्लियर हो गया कि ये जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से हुआ। प्रांतों की जो विधायिकाएं थी उन विधायिकाओं ने अपने सदस्यों में से ही सदस्यों को चुन करके जो है वहां पर भेजा, और इस तरह से ये जो है संविधान सभा का गठन हुआ। अब देशी रियासतों की प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। देशी रियासत क्या करते, भाई जो वहां के राजा थे वो अपना एक प्रतिनिधि भेज सकते थे संविधान सभा में। ये अलग बात है कि शुरुआती समय में जब ये संविधान सभा का गठन हुआ तो राजा लोग थे तो बड़े नाराज थे। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे, हम इस तरीके से सहमत नहीं है, तो उन्होंने भेजा ही नहीं, देशी रियासतों का प्रतिनिधि नहीं भेजा शुरुआत में। बाद में फिर चेंजेस हुए तब भेजा उन्होंने, लेकिन शुरू में देशी रियासतों ने विरोध किया और अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। लेकिन अगर नियम की बात करेंगे तो ये कैबिनेट मिशन में ये प्रस्ताव था कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है वो वहां के प्रमुखों के द्वारा भेजे जाएंगे। और आपको नंबर्स तो याद ही होंगे, 296 जो थे वो क्या होने थे, इलेक्टेड, और 93 जो थे वो नॉमिनेटेड। तो देखिए मैंने यहां लिखा भी है, संविधान सभा इज इक्वल टू पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। यानी पार्शियली इलेक्टेड मतलब थोड़े इलेक्टेड होंगे, चुने जाएंगे। तो कितने चुने जाने थे, 296, और कितने नॉमिनेटेड होने थे, तो 93। ठीक, तो कुल मिलाकर के हो गया 389। ठीक, तो इस तरह से ये आपका ये संविधान सभा का गठन हो जाता है। अब जुलाई अगस्त में जो है ब्रिटिश इंडिया के लिए आवंटित सीटों के लिए चुनाव हुए। ये चुनाव कब हुआ, तो ये जुलाई अगस्त जो है, जो मंथ था जुलाई अगस्त का, उस समय में ये इलेक्शन हुआ, जुलाई अगस्त के महीने में। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए अब पहुंच रहे हैं हम लोग 9 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो जुलाई अगस्त 1946 यानी जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 को ये जो है ये जितनी भी सीटें आवंटित थी चुने जाने के लिए उनका चुनाव हुआ। अब इस चुनाव में देखिए क्या परिणाम आता है। परिणाम जैसे मैंने बताया था आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा रहा, यानी ज्यादातर प्रांतों से इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 सदस्य चुनकर आए। मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स चुनकर आए, और अदर्स जो है वो 15 सीटों पर जीत हासिल कर पाए। यानी 208, 73 यानी कि ये हो गया 281, और ये 15 यानी हो गया 296। तो 296 का होना है क्योंकि 93 तो देशी रियासत से आएंगे। तो अब इसमें देखिए 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता। अब हुआ ये कि जैसे ही 208 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्यादातर प्रांतों में जीत लेकर के संविधान सभा में पहुंची, मुस्लिम लीग ने विरोध करना शुरू कर दिया। शुरुआती तौर पर ही उन्हें लगा कि संविधान सभा में भी हमारी पकड़ कमजोरी रहेगी। दूसरी तरफ जो देशी रियासत थे उनके पास जो सीटें आवंटित थी उन्होंने भेजा ही नहीं अपनी प्रतिनिधि। उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, शुरुआती तौर पर उन्होंने भेजा ही नहीं। इन सब विरोधों के बावजूद भी इंडियन
जो उस समय की जो भारतीय परिस्थितियां थी उनमें 9 दिसंबर 1946 को और 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। और ये जो पहली मीटिंग हुई, अब इसमें ये चाहिए था कि भाई इसका संचालन कौन करेंगे, तो एक अध्यक्ष चुनना था। तो अध्यक्ष किसको चुनेंगे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो उस समय के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो फ्रांस में ये प्रणाली प्रचलित थी कि अगर कोई भी अध्यक्ष नहीं है किसी व्यवस्था को चलाने के लिए, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है उसे चुन लिया जाना चाहिए। तो वो जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे उन सच्चिदानंद सिन्हा को उन्हें चुन लिया गया। और इस तरह से और उस थोड़े ही मतलब 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो फिर परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बीटी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया, जिससे कि संविधान सभा की प्रणाली को, संविधान सभा की बैठक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हम लोगों ने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और संविधान सभा की पहली बैठक जैसे ही शुरू हुई, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैठक की कार्यवाही जारी रही। और 9 दिसंबर 1946 की बैठक में अब ये तय किया जाना था कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, जैसा मैंने बताया भी आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसको अध्यक्ष बनाया गया। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को पुनः बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। पहले सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और उनकी मदद के लिए 2 और जो है सदस्यों को उपाध्यक्ष यानी कि उनकी मदद के लिए 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, यानी कि डिप्टी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, डॉक्टर एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। डॉक्टर एससी मुखर्जी एंड द वीटी कृष्णाचारी। तो इस तरह से ये 11 दिसंबर की घटना हो गई। अब एक बड़ी घटना होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 जो है ये भारतीय संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। तो 13 दिसंबर ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे दिखाई पड़ता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव कुछ इस तरह से तैयार किया गया, वो दिशा बनाई गई कि आखिर हम संविधान, हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को चलाने का तरीका, साथ ही साथ प्रियम्बल कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें से ही निकल के आता है। तो देखिए क्या क्या बिंदु हैं जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ये डिक्लेयर करती है, ये घोषणा करती है कि अब हम भारत को एक इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट सोवरेन, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, सोवरेन मतलब संप्रभु और रिपब्लिक मतलब गणराज्य यानी रिपब्लिक, जो भारत को एक संप्रभु, स्वतंत्र और गणराज्य मानते हुए हम क्या करने वाले हैं, भारत के संविधान का निर्माण करने वाले हैं। यानी कि वो गुलामी वाला जो दाग है उसको सबसे पहले हटाने की कोशिश की इस उद्देश्य प्रस्ताव में। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलेमन रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया, ये चीज ध्यान रखिए, प्रोक्लेम करता है, ये घोषणा करता है, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक टू ड्रॉ हर फ्यूचर, अपने भविष्य और फ्यूचर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हैं यानी स्वतंत्र हैं, सोवरेन हैं यानी संप्रभु यानी हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का शासन नहीं है, संप्रभु हैं, और रिपब्लिक हैं यानी गणराज्य हैं, यानी कि हमारा जो देश है उसका जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, जनता के द्वारा ही चुना जाएगा।
तो ऐसे रिपब्लिक की हम घोषणा करते हैं और अब हम आगे जो हमारे देश का शासन चलेगा उस शासन को चलाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं ये, अब बात यह आई कि पहले तो भाई हमने ये तय कर दिया कि हम कौन है, ठीक है ना, हु वी आर, हम कौन है। अब सवाल ये कि हम कहाँ हैं, तो हम यहाँ हैं। यहाँ कहाँ हैं, तो जितने भी ब्रिटिश भारत, जितने भी क्षेत्र हैं ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र हैं। नंबर 2, जितने भी हमारे देशी राज्य हैं उनके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, वो सभी क्षेत्र जो भारत के बाहर हैं और भारत में शामिल होना चाहते हैं, उन सभी की सीमाओं का निर्धारण हम संविधान सभा के द्वारा तय कर लेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो वन शुड वरी, चाहे वो ब्रिटिश भारत के राज्य हो, दे आर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, चाहे वो देसी राज्य हो यानी देसी जहां पर राजा वगैरह होते हैं उनका क्षेत्र हो, या वो क्षेत्र जो अभी भारत के बाहर हैं और भारत जैसे शानदार देश में शामिल होना चाहते हैं, उनका निर्धारण कोई व्यक्ति नहीं करेगा। एक जो हमारी संविधान सभा जो बन रही है वो संविधान सभा तय करेगी, वो संविधान सभा बताएगी कि सीमा क्या होगी भारत की। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र तय करना ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक दायरा भी तय हो गया और भारत का नेचर यानी कि इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक पूरे विश्व को यह भी बताने का मौका मिल गया कि अब हम इंडिपेंडेंट सोवरेन और रिपब्लिक हैं और साथ में हमारा क्षेत्र क्या है, ये दोनों चीज तय हो गया। और देखिए क्या चीज करते हैं अब, सोवरेन तो हम बोल ही रहे कि भाई संप्रभु हैं, वी आर सोवरेन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए ये संविधान बना रहा है। तो ये भी बात यहाँ पर तय हो गई कि इसकी जो शक्तियां हैं, इसके जो प्राधिकार हैं और इसके जो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, इनका जो स्रोत है, इनकी शक्तियों का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। ये एक बात ऐसी बात है जो प्रियम्बल में आपको पहली लाइन में दिखाई पड़ती है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां पर ये इन्होंने तय कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि यहां कोई व्यक्ति नहीं है, यहां कोई बड़ा या छोटा आदमी नहीं है, यहां जो सब कुछ तय हो रहा है वो इस देश की जनता, भारत की जनता तय कर रही है। यानी लोगों को विश्वास में लेना, क्योंकि संघर्ष चल रहा था ना, मुस्लिम लीग विरोध कर रही थी, कई अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उनका मकसद ये था कि लोगों का विश्वास हासिल किया जाए। हम लोगों के विश्वास को अगर हासिल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और जो संविधान हम बनाएंगे उसे आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नजर में, विश्व के बाकी देशों की नजर में ये एक मुश्किल काम था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसे तमाम धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी कि रिलीजियस कम्युनिटीज जो है यहाँ रहते हैं, वो कोई एक समग्र यानी एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। और इसका उदाहरण पहले देखा जा चुका है ना। जो नेहरू प्रस्ताव तैयार हुआ था, नेहरू प्रस्ताव जो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, उस प्रस्ताव में यही समस्या आई थी कि उन्होंने प्रस्ताव तो तैयार कर लिया लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया मुस्लिम लीग के द्वारा। पता चला कि वो लागू ही नहीं कर पाए, संविधान बनाने का राइट ही हासिल नहीं कर पाए। तो ये एक तरह से एक ब्रिटिश सरकार आश्वस्त थी कि ये लोग कोई संविधान नहीं बना पाएंगे। लेकिन देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये कितना शानदार बनाया इन्होंने पहले तो तय कर दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट सोवरेन है, रिपब्लिक है। फिर तय कर दिया कि भाई जो भी ब्रिटिश प्रोविंस एरियाज हैं, जो भी देसी राज्य हैं या जो हमारे क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, संविधान सभा उनकी सीमा तय कर देगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारे भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी सरकार है जो काम कर रही है और जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी हमारे अभिन्न अंग हैं गवर्नमेंट के, वो द पावर्स आर कमिंग थ्रू द पब्लिक। उन सभी की शक्तियां जो है भारत की जनता के द्वारा दी जा रही है। और एक बात महत्वपूर्ण जो कि आप लोग देखते हैं जनरली, ये जो चीजें हैं ये प्रियम्बल में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट में भी देखने को मिलेगा
क्या चीज है ये? तो भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, अवसर की समता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, विधि के समक्ष समता यानी इक्वेलिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण और संगठन बनाने की स्वतंत्रता यानी कोई भी व्यक्ति थॉट, एक्सप्रेस, बिलीफ एंड भ्रमण यानी कि कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी मूव कर सकते हैं कहीं भी, एंड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाने की स्वतंत्रता इस संविधान सभा के द्वारा तय कर दी जाएगी। ठीक, तो क्या कहा इन्होंने? अब देखिए इससे एक्सट्रैक्ट कीजिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये संविधान को क्या दिशा देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिशा देता है प्रीएम्बल के लिए, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिशा देता है फंडामेंटल राइट के लिए, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिशा देता है आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है उसके लिए। तो इस एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही संविधान के कितनी सारी चीजें, कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड हो जाती है। तो ये एक बड़ी चीज हो गई इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की, जिससे ये तय हो गया कि हमारा जो संविधान होगा वो संविधान का उद्देश्य क्या होगा, लोगों को फंडामेंटल राइट कैसे मिलेगा, सरकार के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या तय होगी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व क्या होगा। तो ये जो चीज इन्होंने यहाँ उल्लेख कर दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इससे ये बिल्कुल सबके सामने क्लियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी पता चल गया कि आखिर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा मकसद क्या है। तो मकसद है कि सबको न्याय मिले, जस्टिस टू ऑल, मकसद है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिले, है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी मिले, अवसर की समता मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, विधि के समक्ष समता ये भी आपको फंडामेंटल राइट में है ना, इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी आपको फंडामेंटल राइट में। तो ये एक तय हो गया इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से कि भारत का जो संविधान बनने वाला है उसमें फंडामेंटल राइट को पूरा महत्व दिया जाएगा। द फंडामेंटल राइट विल गेट मच मोर इंपॉर्टेंस। और आज जो हम जिस डेमोक्रेसी, मजबूत डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की देन है। और देखिए अब अल्पसंख्यकों को तो बहुत प्रॉब्लम थी, जो माइनॉरिटीज थे बहुत सारे वाद विवाद हो रहे थे, माइनॉरिटीज बहुत डरे हुए थे, अल्पसंख्यकों को लगता था कि हमारे ऊपर तानाशाही हो जाएगी, हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। तो देखिए इसका भी इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उसके लिए भी व्यवस्था की, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, गारंटी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यानी संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म इन Constituent Assembly in objective resolution, the guarantee was given that all the minorities, backward classes, tribal people will given sufficient security, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और क्या चाहिए? तो अल्पसंख्यकों को भी विश्वास में ले लिया, देसी राजाओं को भी विश्वास में ले लिया, लोगों को भी भरोसे में ले लिया कि भाई सबको फंडामेंटल राइट मिलेगा। और क्या चीज देखिए, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य, न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये भी एक बहुत गंभीर बात है और इससे भी बहुत कुछ निकल के आता है। इससे क्या होता है, हमारी जो विदेश नीति है ना उसका आधार है ये। जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो आज भी आधार है हमारी विदेश नीति का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उससे निकल के आती। पहली बात तो ये है कि एकता, यूनिटी चाहिए हमको, कोई भी एरिया बाहर नहीं जा सकता। तो ये बात हो गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान आप पढ़ते हैं आर्टिकल 1, 2, 3, उसको जरा पढ़ के देखिए, यही चीज आपको निकल के आएगी कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से या किसी भी तरह से हमसे अलग नहीं हो सकेगा। एकता, यूनिटी इज द बिगेस्ट थिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एकता से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसके भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र को, हमारा जो भू क्षेत्र होगा यानी कि हमारी जो सीमाएं हैं, पहले तो हमने सीमा तय कर लिया, अब सवाल उठता है कि वो सीमा को सुरक्षा कर पाएंगे कि नहीं। तो बोला कि करेंगे,
कैसे करेंगे? तो जो हमारी जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, चाहे वो समुद्र का क्षेत्र हो, चाहे वो वायु का क्षेत्र हो, जो भी सभ्य और न्यायिक तरीका है हम उससे सुरक्षा करेंगे। मतलब युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये नहीं कह रहे कि हम सीधे युद्ध लड़ने जाएंगे, हाँ, लेकिन जो तरीका है अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने का, जो सिविलाइज्ड वे है, अगर हमसे कोई एरिया छीनने जाएगा तो हम उसे माफ नहीं करेंगे, हम भी लड़ाई कर सकेंगे, लेकिन अपने जो बाउंड्री, अपनी सीमाएं, उसे सुरक्षित रखेंगे। ये चीज भी इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में शामिल था। तो देश की सुरक्षा और देश की एकता, ये भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का हिस्सा है। ये भी क्लियर हो गया। तो छठवें पॉइंट में माइनॉरिटीज के हितों को, बैकवर्ड और ट्राइबल्स लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया। ठीक, द minorities, backward classes and tribals security was kept in mind, and then the unity and integrity of the country, and this will be protected by all the civilized manner। जो भी सभ्य तरीका होता है उससे हम अपनी देश की सीमा को सुरक्षित रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। यह भावनात्मक प्रश्न था, इमोशनल इशू था, क्योंकि भारत जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध और इसकी जो गरिमा, डिग्निटी है, इसका जो कल्चर है, ये पूरे विश्व में फेमस था। लेकिन अलग अलग कारणों से, कभी मुस्लिम आक्रमण, कभी ब्रिटिश शासन और अलग अलग परिस्थितियों के कारण हम अपनी जो बहुत ही रिच कल्चर था उसको खोते जा रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये चीज भी जिक्र किया गया कि भारत जो प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इससे भी ये बात क्लियर हो गई कि भारत एक देश के रूप में, एक मजबूत देश के रूप में स्थापित होगा। इंडिया विल बी एस्टैब्लिश्ड एज ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। इट विल प्रोटेक्ट इट बाउंड्री, इट विल प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल्स। ऑल्सो इट विल all the governance and the constitution takes power from public। जनता से ताकत ग्रहण करेगा, मतलब अपने आप उसके पास ये ताकत नहीं आया, पब्लिक से आया, जनता से आया है। साथ ही साथ देश की सीमाओं का निर्धारण भी संविधान सभा के द्वारा तय होगा। हर एक व्यक्ति को न्याय, जस्टिस मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, उसे अवसर की समता मिलेगी, उसको कानून के समक्ष उसको समता मिलेगी और अपने विचार, अपने विश्वास और घूमने फिरने और संगठन बनाने की भी उसे पूरी स्वतंत्रता होगी। ये चीजें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि स्पष्ट तौर पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बता दिया गया। फिर बात आई कि माइनॉरिटीज की, तो वो भी उन्होंने तय कर दिया। फिर बात आई कि यूनिटी की, तो वो भी उन्होंने तय कर दिया। अब सवाल आया कि हमारी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, क्या हम उसे हासिल कर पाएंगे? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इसकी भी व्यवस्था की गई कि हमारा जो उतना ऊंचा कल्चर है, बेहतरीन कल्चर है, हमारी जो प्राचीन भूमि है, उसको विश्व में हमारा जो खोई हुई प्रतिष्ठा और अधिकार है उसे हम हासिल करेंगे, लेकिन विश्व शांति और मानव कल्याण को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो इस तरह से इन 8 बिंदुओं में जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा उसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर कुछ दिनों तक चर्चा हुई, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ी चर्चा की, थोड़ी 10, 20, 25 मिनट में। ऐसी लंबी चर्चा हुई, कई दिनों तक चर्चा की उन्होंने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को यूनानिमसली यानी सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को ऑन 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे, है ना, इसके आगे जो है इसके दूसरे हिस्से में हम लोग बात करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की विभिन्न कमिटीज यानी समितियों का निर्माण हुआ, किस समिति को क्या जिम्मेदारी दी गई, फिर उन समितियों ने में जो एक प्रारूप समिति थी, फॉर्मेट कमिटी थी, उस प्रारूप समिति ने किस तरह से सारे संविधानों, विश्व के संविधानों को अध्ययन करके जो है एक संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और संविधान सभा के सामने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। उस पर लगातार कई महीनों तक चर्चा होती रही और उसके बाद संविधान सभा ने
अल्टीमेटली 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को कैसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया, इसके ऊपर हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।